रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। अगले आधे घंटे में हम भारत द्वारा अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हम आपको बताएंगे नौसेना की एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM-MR के रूप में भारत की नौसेना की स्ट्राइक क्षमताओं को किस तरह बढ़ावा मिलने वाला है। और चूंकि भारत ने रूस के साथ कैलिबर PL एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है, ऐसे में ये कैसे उसके किलो क्लास सबमरीन फ्लीट की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम आपके लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर और F-15EX ईगल 2 की तुलना भी करेंगे और आपको बताएंगे कि F-15 F-35 से अधिक महंगा क्यों है, जबकि F-13EX स्टेल्थ फाइटर नहीं है। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सुर्खियों पर। भारतीय रक्षा निर्माता भारत फोर्ज की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने 17 से 21 फरवरी तक अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन IDEX 2025 में 155 मिलीमीटर मोबाइल आर्टिलरी गन यानी मार्ग 45 का अनावरण किया है। मार्ग 29 के विकास के बाद 45 एक लंबी 45 कैलिबर वाली गन का संकेत है जो सिस्टम की कॉम्बैट रेंज को बढ़ाती है। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने स्वदेशी स्नाइपर राइफल का उपयोग करते हुए ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन में स्नाइपर श्रेणी में जीत हासिल की है। बेंगलोर स्थित SSS डिफेंस द्वारा डिजाइन और निर्मित .338 सेबर स्नाइपर राइफल ने प्रसिद्ध अमेरिकी बैरेट 50 कैलिबर राइफल सहित शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण कोरिया के माइन काउंटर मेजर हेलीकॉप्टर्स के लिए AN/AES-1 एयरबोर्न लेजर माइन डिटेक्शन सिस्टम के घटकों का उत्पादन करने के लिए नॉर्थरूप ग्रूमन ने हानवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मनीला ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी हार्बिन Z9 हेलीकॉप्टर द्वारा किए गए युद्ध अभ्यास के खिलाफ एक कड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उस पर दक्षिणी चीन सागर में बेहद खतरनाक कृत्य करने का आरोप लगाया गया है। रूस के बख्तरबंद वाहन निर्माता यूराल वैगनजावोड UVZ ने 17 से 21 फरवरी तक अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन IDEX 2025 में अपडेटेड T90MS मेन बैटल टैंक का प्रदर्शन किया। भारत ने अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए मीडियम मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 114 एडवांस फाइटर जेट्स हासिल करना है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की समस्या का समाधान भी करना है। दरअसल क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच इसकी संख्या 31 रह गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। भारत इस वर्ष 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। ये देश के लड़ाकू विमान बेड़े को मजबूत करने की प्रक्रिया का एक बड़ा कदम होगा, जो लगभग 2 दशकों से चल रहा है। ये परियोजना भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी स्क्वाड्रन क्षमता स्वीकृत 42 से घटकर 31 रह गई है।
जबकि चीन अपनी वायुसेना का तेजी से विस्तार कर रहा है। बेंगलोर में एरो इंडिया एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान कई कंपनियों ने इस परियोजना में रुचि दिखाई। 2018 में जब सरकार ने अंतिम बार विमान निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे थे, तब भी ये कंपनियां इस दौड़ में थीं। वर्तमान स्थिति में चीन आधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल कर रहा है और पाकिस्तान को भी चीन से कुछ समर्थन मिल रहा है, जबकि भारतीय वायुसेना की युद्धक स्क्वाड्रन क्षमता में कमी बनी हुई है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA अनुबंध के संभावित प्रतिस्पर्धियों में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, फ्रांस की दसॉ एविएशन, स्वीडन की साब और जर्मनी का यूरोफाइटर शामिल है। ये कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला की योजनाएं तैयार कर रही है, स्थानीय भागीदारों की तलाश कर रही है और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में जुटी है। लॉकहीड मार्टिन भारत के लिए विशेष रूप से विकसित F-21 लड़ाकू विमान को पेश कर रही है, जो कि F-16 का एक उन्नत संस्करण है। ये 4.5 पीढ़ी का विमान होगा, जिसे भारत में स्थानीय साझेदार के साथ बनाया जाएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भविष्य में भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेच सकता है। हालांकि भारत के विदेश सचिव ने स्पष्ट किया था कि इस संबंध में कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लॉकहीड मार्टिन के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की F-35 की भारत को आपूर्ति करने की हालिया घोषणा से उत्साहित हैं। हालांकि ये सरकार से सरकार के फैसले होते हैं। हम इस क्षेत्र में दोनों सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। लॉकहीड मार्टिन भारत के टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हैदराबाद में F-16 के पंखों का निर्माण करता है और भविष्य में वहां F-21 के उत्पादन की योजना है। रूसी रक्षा उद्योग के सूत्रों के अनुसार यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन अपने आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 की पेशकश कर सकता है, जो Su-35 और MiG-35 की तुलना में अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर एवियोनिक्स और उन्नत रेडार प्रणाली से लैस है। भारत लंबे समय से रूस से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से पुर्जों की आपूर्ति में बाधा आई है, जिससे भारत ने अपने रक्षा आयात को विविधता देने का निर्णय लिया है। रूस ने एरो इंडिया में Su-57 विमान प्रदर्शित किया और इसे भारत में बनाने की पेशकश की। रूस का कहना है कि Su-30 के लिए पहले से ही मौजूद भारतीय उत्पादन लाइनों का उपयोग किया जा सकता है। लगभग 10 साल पहले भारत और रूस ने Su-57, तब T-50 के नाम से जाना जाता था, को संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। स्वीडन की साब कंपनी अपने JAS-39 ग्रिपेन E लड़ाकू विमान के साथ MRFA अनुबंध की दौड़ में शामिल है। साब के ग्रिफिन इंडिया अभियान के प्रमुख केंट ओक मॉलिन ने कहा कि कंपनी ने भारतीय आपूर्ति श्रृंखला की एक विस्तृत योजना तैयार की है और भारतीय अधिकारियों ने इस विमान को लेकर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका दावा है कि यह विमान अन्य प्रतिस्पर्धी विमानों की तुलना में अधिक किफायती है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के अलावा भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम के तहत भारत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। इसके 2033 से 2034 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की संभावना है। ये पहल भारत की रक्षा तकनीक की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारत की नौसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। दरअसल एरो इंडिया 2025 में एक स्केल्ड मॉडल के रूप में प्रदर्शित की गई नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM-MR विकासात्मक परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ये स्वदेशी मिसाइल 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली भारत की पहली एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल बनने के लिए तैयार है। NASM-MR भारतीय नौसेना के लिए स्टेल्थ फीचर वाला मिसाइल सिस्टम है जो समुद्री युद्ध को पुनः परिभाषित करने का वादा करता है और प्रतिद्वंद्वी जल क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए इसकी क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह एक उच्च सबसोनिक सी स्कीमिंग मिसाइल के रूप में सामने आता है जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित मानिक टर्बोफैन इंजन के स्केल डाउन डेरिवेटिव द्वारा संचालित किया जाता है। यह इंजन जो एफिशिएंसी और एंड्योरेंस के लिए अनुकूलित है, मिसाइल को हाई सबसोनिक मार्क 0.9 के पास बनाए रखते हुए 350 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। यह रेंज NASM-SR 55 किलोमीटर जैसी मौजूदा स्वदेशी प्रणालियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग है और NASM-MR को अमेरिकी हार्पून और फ्रेंच एक्सोकेट जैसे वैश्विक मानकों के प्रत्यक्ष प्रतियोगी के रूप में स्थान देता है। साथ ही कई समानकालीन प्रणालियों की तुलना में अधिक पहुंच प्रदान करता है। ये भारतीय नौसेना के MiG-29 और जल्द ही शामिल होने वाले रफाल M जैसे विमानों से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। NASM-MR एक वर्सेटाइल ओवर द होराइजन हमले करने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी विस्तृत रेंज नेवल एविएटर्स को दुश्मन के युद्धपोतों जैसे फ्रिगेट्स, क्रोवेट और डिस्ट्रॉयर्स को सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी से निशाना बनाने की अनुमति देती है, जिसे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स अधिकांश शिप बेस्ड एयर डिफेंस की पहुंच से बाहर रहते हैं। NASM-MR की एक प्रमुख विशेषता इसकी अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली है, जिसमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए अरे सीकर शामिल हैं। ये उन्नत रेडार तकनीक क्लटर्ड समुद्री वातावरण में भी सटीकता के साथ लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैक करने की मिसाइल की क्षमता को बढ़ाती है। एसा सीकर को आधुनिक युद्धपोतों पर तैनात एंटी मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और एंटी जैमिंग अटेम्प्ट्स के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसके नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मिसाइल अपने मार्ग पर बनी रहे, भले ही विरोधी रडार जैमिंग तकनीक का प्रयास कर रहे हों। लॉन्च होने के बाद NASM-MR की अद्वितीय लो स्टेल्थ ट्रेजेक्ट्री अपनाता है, जो हाई सी स्टेट में समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर रहता है। एरो इंडिया 2025 में साझा की गई जानकारी के अनुसार ये सी स्कीमिंग दृष्टिकोण मिसाइल के रेडार क्रॉस सेक्शन को न्यूनतम रखता है, जिससे ये लक्ष्य युद्धपोत के रेडार से लगभग अदृश्य हो जाता है, जब तक कि ये अंतिम क्षणों में लक्ष्य के पास नहीं पहुंच जाता। जैसे ही ये अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, मिसाइल एक पॉपअप मैन्यूवर करती है, जो इसे युद्धपोत के सबसे संवेदनशील हिस्से जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या हथियार प्रणालियों को निशाना बनाने में मदद करती है, ताकि अधिकतम नुकसान और मिशन सफलता सुनिश्चित हो सके। NASM-MR का ये एकीकरण नौसेना की रणनीति का अनुरूप है, जिसमें पुरानी प्रणालियों जैसे KH-35 यूरान को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा और अंततः सुपरसोनिक ब्रह्मोस के साथ सबसोनिक स्टेल्थ केंद्रित विकल्प के रूप में इसे पूरा किया जाएगा। मिसाइल का अपेक्षाकृत हल्का डिजाइन, जिसका वजन लगभग 400 से 450 किलोग्राम है, जो इसके NASM-SR पूर्ववर्ती पर आधारित है, और इसका छोटा मानिक इंजन यह सुनिश्चित करता है कि इसे नौसैनिक विमानों द्वारा कई संख्या में ले जाया जा सकता है, जिससे एक ही सॉर्टी में अधिकतम प्रभावशीलता प्राप्त की जा सके। भारत ने अपनी किलो क्लास सबमरीन फ्लीट की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रूस के साथ कैलिबर PL एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने हेतु समझौता किया है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित इस सौदे को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में अंतिम रूप दिया गया। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की लड़ाकू क्षमताओं को काफी मजबूत करेगी। भारतीय नौसेना ने अपने किलो क्लास पनडुब्बी बेड़े की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैलिबर PL एंटी क्रूज मिसाइल्स के लिए आधिकारिक तौर पर ऑर्डर दिए हैं, जो इसकी नौसैनिक स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत है। कैलिबर PL विशेष रूप से 3M14 के वेरिएंट को सब सरफेस लॉन्चेस के लिए तैयार किया गया है। ऐसे ही 3M14T कैलिबर NK जैसे सरफेस शिप से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन यह लैंड अटैक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैलिबर PL मिसाइल्स, जिनके वेरिएंट को पनडुब्बी तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, को उन्नत किलो क्लास पनडुब्बियों से लॉन्च होते हुए एक्शन में देखा गया है। भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में इनका एकीकरण एक व्यापक आधुनिकीकरण के प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पानी के नीचे अपने बेड़े को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम हो। 3M14T कैलिबर NK, जिसे लैंड अटैक क्षमताओं के लिए जाना जाता है, इसकी रेंज बेहद प्रभावशाली है, जो 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। हालांकि भारत को निर्यात किए जाने वाले कैलिबर PL वेरिएंट की रेंज की विशेषताएं अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। उम्मीद है कि मिसाइल की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अनुरूप समायोजित किया जाएगा, जिसका भारत सदस्य है। भारत द्वारा MTCR दिशा निर्देशों का पालन करने से इन मिसाइलों की खरीद में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि कैलिबर PL मिसाइल की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक सीमित कर दी जाती है, तब भी ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बल की मारक क्षमता और रणनीतिक पहुंच में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगा। यह अधिकरण भारत की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाता है। दरअसल इससे पनडुब्बियों को एक प्रभावी एंटी शिप क्षमता मिलती है। कैलिबर PL मिसाइलें अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, जो सरफेस और लैंड दोनों प्रकार के लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ भेजने में सक्षम है। किलो क्लास पनडुब्बियों में इस प्रकार की मिसाइलों का एकीकरण, जो पहले ही भारतीय नौसेना की पानी के नीचे क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत की रणनीतिक रोकथाम को मजबूत करेगा, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में। किलो क्लास पनडुब्बियां, जिन्हें भारत की सेवा में सिंधुघोष क्लास के रूप में जाना जाता है, भारतीय नौसेना के बेड़े का एक विश्वसनीय और प्रभावी हिस्सा रही हैं। इस अपग्रेड के साथ इन पनडुब्बियों को एक नई टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जो पहले की तुलना में इन्हें काफी लंबी दूरी से दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम बनाएगी। कैलिबर PL मिसाइलों की खरीद का कदम भारत की व्यापक रक्षा नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य उन्नत विदेशी तकनीक को एकीकृत करते हुए अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। ये निर्णय रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स के संदर्भ में भारत की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को भी दर्शाता है, जहां एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ऑर्डर की गई मिसाइलों की संख्या या सौदे के वित्तीय पहलू के बारे में सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर रक्षा हलकों में दिलचस्पी और अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में कैलिबर PL मिसाइलों का एकीकरण जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। आज हम F-35 स्टेल्थ फाइटर की तुलना F-15EX ईगल II से कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध F-15 का नवीनतम संस्करण है, जिसकी कीमत $90 मिलियन है, जो कि F-35 से अधिक है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं।
F-15EX ईगल 2 एक उन्नत मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी वायुसेना में पुराने F-15C और D लड़ाकू विमानों को बदलने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये नया संस्करण अत्यधिक उन्नत एवियोनिक्स और अत्याधुनिक रेडार सिस्टम से लैस है और इसमें अधिक पेलोड क्षमता भी है। F-15E स्ट्राइक ईगल के एक उन्नत संस्करण के रूप में F-15EX ईगल 2 अपने पूर्ववर्ती के तुलना में कई उन्नयन के साथ आता है। इसे वायु श्रेष्ठता, जमीन हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी विभिन्न मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर रडार प्रणाली और उन्नत हथियार संगतता के अलावा F-15EX में भारी पेलोड क्षमता भी है। यह 29,500 पाउंड तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पॉड्स शामिल हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस लड़ाकू विमानों में से एक है। F-15EX अत्याधुनिक AN/APQ-82V एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से लैस है, जो इसे बेहतरीन पहचान और ट्रेनिंग क्षमताएं प्रदान करता है। इस जेट में एक आधुनिक कॉकपिट है जिसमें बड़े डिस्प्ले, उन्नत मिशन सिस्टम और ओपन आर्किटेक्चर शामिल है, जिससे नई तकनीकी अपग्रेड को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये डिजाइन इस लड़ाकू विमान को बदलते खतरों और मिशन आवश्यकताओं के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करता है। F-15EX की लागत प्रति यूनिट $90 मिलियन की है, जो इसे F-35A से काफी महंगा बनाती है। आखिर ये अपने 5वीं पीढ़ी के समकक्ष की तुलना में अधिक महंगा क्यों है? F-15EX ईगल 2 आधुनिक एरियल कॉम्बैट तकनीक से लैस है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ये 5वीं पीढ़ी के कुछ फाइटर विमानों की हवाई श्रेष्ठता के मामले में कई परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। हालांकि F-15EX में स्टेल्थ क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन उन्नत तकनीक का समावेश इसे किसी भी वायुसेना के लिए योग्य बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि F-15 के उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था और इस तरह की बुनियादी ढांचे को दोबारा से शुरू करने के लिए समय भी चाहिए और बड़ी मात्रा में धनराशि भी। प्रारंभिक लागत के अलावा F-15EX में रखरखाव, अपग्रेड और परिचालन खर्च सहित उच्च लाइफ साइकिल लागत भी शामिल है। दरअसल एयरक्राफ्ट के एडवांस सिस्टम के लिए विशेष ट्रेनिंग और सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो रक्षा बजट पर दबाव डाल सकता है। लेकिन F-15EX का एक फायदा ये है कि इसकी उड़ान का समय काफी लंबा है, हालांकि इसकी वित्तीय लागत काफी अधिक है। हालांकि F-15EX निसंदेह एक प्रभावशाली फाइटर जेट है, जो स्टेल्थ क्षमताओं के बिना 5वीं पीढ़ी के कुछ सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि F-35A कई समान भूमिकाओं को अपेक्षाकृत कम लागत पर पूरा कर सकता है। F-35A में स्टेल्थ क्षमताएं और एडवांस्ड एवियोनिक्स है, लेकिन इसमें F-15EX की तुलना में पेलोड क्षमता नहीं है, जो आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की उन्नत पहचान क्षमताओं को देखते हुए एक समझौता हो सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए MRFA के अरबों डॉलर के अनुबंध को हासिल करने के लिए अग्रणी लड़ाकू विमान निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी खबरें हैं कि रक्षा मंत्रालय पारदर्शी और निष्पक्ष चयन के लिए रक्षा खरीद नीति में बदलाव ला रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में ये अनुबंध किसको मिलेगा। MRFA सौदा भारत के लिए उसकी घटती लड़ाकू ताकत को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से #DD लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।